हेलो एवरीवन। तो ज्योग्राफी के अपन 2 टेस्ट कर चुके हैं। अब एक लास्ट बचा है, इसको भी क्यों छोड़ा जाए, इसको भी कंप्लीट कर लिया जाए। तो बिना किसी देरी के इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। क्या पूछा है? सही नहीं है। जलवायु आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु है। मार्च और अप्रैल माह के बीच अधिकतम वर्षा होती है, ये बात तो गलत है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल पृथक करती है जो 150 किलोमीटर चौड़ी है, ये बात बिल्कुल सही है। द्वीप समूह में निग्रेटो जनजातियों का निवास है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। देखो भाई, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है क्योंकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह आर्द्र उष्णकटिबंधीय तटीय जलवायु पाई जाती है। फिर इन द्वीपों में अधिकतम वर्षा मई से दिसंबर में होती है, ना कि मार्च अप्रैल में। ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट सही है, अंडमान निकोबार द्वीपों को 10 डिग्री चैनल द्वारा पृथक किया जाता है जिसकी चौड़ाई टोटल कितनी है भाई? 150 किलोमीटर। इसमें निग्रेटो जनजातियां निवास करती हैं जैसे कि ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग और सॉम्पेन। सॉम्पेन न्यूज़ में चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदियाँ दक्कन नदियों के साथ सही सुमेलित हैं? ठीक है भाई, भवानी नदी, काबिनी और मांजरा और भीमा। तो भाई काबिनी कावेरी नदी की, मांजरा गोदावरी नदी की, भवानी कृष्णा नदी की, भीमा महानदी की। भीमा महानदी नहीं है, 4 तो ख़त्म। फिर ये थर्ड तो सही है भाई, मांजरा, ये तो सही है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो इसके साथ में 2/3 या 1/3? कृष्णा भवानी या 2/3 के साथ जाते हैं। मोस्ट ऑफ ऑप्शन रहते हैं 2/3 वाले, 2/3 ही आएगा। देखो भाई, इसके अंदर फर्स्ट में कृष्णा नदी के बारे में बताया। कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? मालप्रभा, पंचगंगा, कोयना, भीमा, कोलेरू और मूसी। अब नेक्स्ट दिखा, ये तो सारी कृष्णा रिवर की सहायक नदियाँ हो गई। यहाँ पे गोदावरी नदी की बताइए, मांजरा, परवरा और पूर्णा, वृद्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सेलेरू, प्राणहिता और मन्नेर। ध्यान रखना इनका। नेक्स्ट है भाई पेन्नार नदी। पेन्नार नदी जिसे उत्तरा पिनाकिनी के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिणी भारत में 597 किलोमीटर लंबी नदी है जो कर्नाटक में नंदी पहाड़ियों से निकलती है और आंध्र प्रदेश से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है भाई। ठीक है, तो ये हो गई यहाँ पर पेन्नार नदी। फिर आ गई वैगाई नदी। वैगाई नदी कहाँ पर है भाई? ये तमिलनाडु में है। इंडिया दैट फ्लो थ्रो मदुरई, थेनई और रामनाथपुरम। इट ऑरिजिनेट इन द वरुसंदु हिल्स। वरुसंदु हिल्स है और देन फ्लो नॉर्थ थ्रू द कामबाम वैली एंड इवेंचुअली रीच द बे ऑफ बंगाल। ठीक है भाई, यहाँ से वैगई नदी निकली कौन सी पहाड़ियों से? वर्षुशांदाव से, और फिर उसके बाद कंबई वैली में फ़्लो करती हुई लास्ट में जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ये कावेरी नदी है। कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं अमरावती, मॉयर, काबिनी और हेमावती। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काली मृदा को वर्षा सिंचित फसलों को उगाने के लिए उपयुक्त माना जाता है, ये बात तो सही है। काली मृदा दीर्घ अवधि के लिए नमी धारण कर सकती है जिससे फसलों को शुष्क ऋतु में भी जीवित रहने में सहायता मिलती है, ये स्टेटमेंट भी सही है भाई। इसमें दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। पढ़ते हैं। काली मृदा के बारे में बार बार क्वेश्चन आया हुआ भी है। काली मृदा दक्कन के पठार के अधिकतर भागों पर पाई जाती है। इसमें महाराष्ट्र के कुछ भाग, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के कुछ भाग शामिल हैं। गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भागों और दक्कन के पठार और उत्तरी पश्चिमी भाग में गहरी काली मिट्टी पाई जाती है। इन मृदाओं को रेगर या कपास वाली काली मिट्टी कहा जाता है। आमतौर पर काली मृदाएं मृणमयी, गहरी और अपारगम्य होती हैं। ये मृदाएं गीले होने पर फूल जाती हैं और चिपचिपी हो जाती हैं, सूखने पर सिकुड़ जाती हैं। इस प्रकार शुष्क ऋतु में इन मृदाओं में चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। इस समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वतः जुताई हो गई हो। और नमी के धीमे अवशोषण और नमी के क्षय की इस विशेषता के कारण काली मृदा में एक लंबी अवधि तक नमी बनी रहती है। इस कारण फसलों को, विशेष रूप से वर्षाधीन फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है और वे फलती फूलती रहती हैं। रासायनिक दृष्टि से काली मृदाओं में चूने, लोह, मैग्नीशिया, एल्यूमिना के तत्व काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। इनमें पोटास की मात्रा भी पाई जाती है, लेकिन इनमें
फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और जैव पदार्थों की कमी होती है। इन मृदाओं का रंग गाढ़े काले और स्लेटी रंग के बीच की विभिन्न आभाओं का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई विशेषताओं के आधार पर लौह व इस्पात संयंत्र को पहचानिए। यह झरिया से कोयला और सुंदरवन और केंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त करता है। विद्युत भट्टियों के लिए बिजली हीराकुंड से प्राप्त की जाती है। कोयल और शंख नदियों से जल प्राप्त होता है। तो भाई ऐसा कौन सा है? भिलाई इस्पात संयंत्र या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र। तो भाई ये राउरकेला है इस्पात संयंत्र। देखो राउरकेला इस्पात संयंत्र है। यहाँ पर ये ब्राह्मणी नदी हो गई, कोयल नदी हो गई, हीराकुंड बांध हो गया यहाँ पर, और बोकारो को मंदिरा बांध, वीरमित्रपुर और इस्पात संयंत्र हो गए ये सारे के सारे। इस्पात संयंत्र तो ये हो गया। चूना यहाँ पर मिल रहा है वीरमित्रपुर से, और लौह अयस्क कहाँ से मिल रहा है? किरीबुर से मिल रहा है, और रेलवे लाइन भी बिछी हुई है इतनी पास में। बढ़िया है राउरकेला एक जगह। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। कोपेन के जलवायु का प्रकार है और उपस्थिति क्षेत्र। AMW कोरोमंडल तट, CWG भारत का पश्चिमी तट, AS पश्चिमी राजस्थान, BW HW ये गंगा का मैदान। तो भाई इसमें से C सही है, मतलब A को 2 से मिलाओ। AMW भारत का पश्चिमी तट जो होता है AMW। ओके। CWG जो है ये गंगा का मैदान है। काऊ गाय, गंगा, ध्यान रख लेना। फिर उसके बाद AS जो है ये कोरोमंडल तट है। ऐसा है अपना कोरोमंडल तट। और BWHW ये जो है पश्चिमी राजस्थान में है। ओके, देख लो भाई, ये पूरा याद रख लेना। AF जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय आर्द्र क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंधीय मानसून क्षेत्र AM कहलाता है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र और शुष्क क्षेत्र AW कहलाता है। ये पूरा आप एक बार देख जाना। CWG क्षेत्र शुष्क क्षेत्र होता है, शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार होता है। AW देखो यहाँ पर उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार। BSHW अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खान और खनिज के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्मित सही सुमेलित नहीं है? तो भाई बेला डीला जो है ये लौह अयस्क है, ये बात बिल्कुल सही है। जावर जिंक की खान है, ये बात भी सही है। घाटशिला तांबा होता होगा। कुद्रेमुख बॉक्साइट पता नहीं। तो भाई इसमें आंसर D है, यानी कुद्रेमुख जो है ये गलत है। पढ़ते हैं, बेला डीला छत्तीसगढ़ में उच्च श्रेणी के लौह अयस्क के भंडार है, इसमें प्रसिद्ध हैं। जावर जो है ये राजस्थान में जिंक की खान है। और घाटशिला झारखंड तांबा अयस्क का एक प्रमुख उत्पादक है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए जाना जाता है। कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए जाना जाता है, कर्नाटक में। ठीक है, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाई जाने वाली लेटेराइट मृदा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमालय की अधिक ऊंचाई पर लेटेराइट मृदा पाई जाती है? नहीं। यह अत्यधिक उर्वर मृदा है। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ये लाल रंग की होती है, ये बात सही है। इसमें नाइट्रोजन, पोटास और जैव पदार्थ अल्प मात्रा में मिलते हैं, ये बात भी थोड़ी मेरे को सही लगती है। तो यानी मेरे हिसाब से तो इसमें ओनली 3 आंसर सही है यार, बाकी सारे गलत हैं। उर्वर भी नहीं है। नाइट्रोजन, पोटास, नाइट्रोजन की कमी होती है इसमें। ठीक है भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में। लेटराइट मृदा लैटिन वर्ड लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। लेटराइट मृदाएं उच्च तापमान में भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती हैं। मृदाएं उष्णकटिबंधीय वर्षा के कारण हुए तीव्र निक्षालन का परिणाम है। वर्षा के साथ चूना और सिलिका तो निक्षालित हो जाते हैं तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक से भरपूर मृदाएं शेष रह जाती हैं। उच्च तापमान में आसानी से पनपने वाले जीवाणु ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इन मृदाओं में जैव पदार्थ जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फेट और कैल्शियम की कमी होती है। लौह अयस्क, पोटास की अधिकता होती है। लौह ऑक्साइड और पोटास की अधिकता होती है। परिणाम स्वरूप लेटेराइट मृदाएं कृषि के लिए पर्याप्त उपजाऊ नहीं होती हैं। फसलों के लिए उपजाऊ बनाने के लिए इन मृदाओं में खाद व उर्वरकों की भारी मात्रा डालनी पड़ती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदाएं अधिक उपयुक्त हैं। मकान बनाने के लिए लेटेराइट मृदाओं का उपयोग ईंट बनाने में किया जाता है।
इन मृदाओं का विकास मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार के ऊंचे क्षेत्रों में हुआ है। लेटेराइट मृदाएं सामान्यतः कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाई जाती हैं। ठीक है भाई, ये लेटेराइट मृदाओं का स्थान है, देख लो यहाँ पे। डिंग 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 डिंग। ओके, नेक्स्ट, ये लेटेराइट मृदा, ये तो सारा इनकी पीएच कम होती है, यानी ये अम्लीय होती हैं। ठीक है, ह्यूमस की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। पर्णपाती वन, सदाबहार वन मिलते हैं इसमें। अर्धशुष्क और ह्यूमस की कम मात्रा इसमें पाई जाती है। कॉफ़ी उगाई जाती है, चाय उगाई जाती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लाल लेटेराइट काजू की फसल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य के बारे में निम्नलिखित संकेतों पर विचार कीजिए। इसे लाल नदी व नीली पहाड़ियों वाली भूमि के रूप में जाना जाता है। लाल नदी और नीली पहाड़ियों वाली। इसमें भारत के 6 में से 3 भूआकृतिक प्रभाग हैं। 6 में से 3 भूआकृतिक प्रभाग हैं। यह देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.39% में फैला हुआ है। कौन सा राज्य है भाई? तो ये राज्य है भाई असम। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। असम राज्य 82 डिग्री 42 मिनट पूर्व से 96 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 28 डिग्री 8 मिनट उत्तर और 28 डिग्री 2 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच पूर्वोत्तर भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में स्थित है। इसकी पश्चिम सीमा सीधे पश्चिमी बंगाल से जुड़ी होने के कारण यह राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहलाता है। महाकाव्य काल में इस राज्य को प्रागज्योतिषपुर कहा जाता है, जिसका अर्थ है पूर्वी ज्योतिषी का देश। तत्पश्चात इसे कामरूप कहा जाने लगा। जैसा कि राजा समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है, इसका यह नाम ईसा की 12वीं शताब्दी तक चलता रहा और ईसा की 13वीं शताब्दी में इस राज्य में अहोम राजाओं का आधिपत्य स्थापित हो गया। कुछ विद्वानों के अनुसार राज्य का वर्तमान नाम इन्हीं के कारण पड़ा है, किंतु एक दूसरा मत यह भी है कि राज्य का वर्तमान नाम संस्कृत शब्द असम से आधारित है, जिसका अर्थ होता है अद्वितीय, अनुपम। अहोम राजाओं का शासन लगभग 600 वर्षों तक रहा और उसके बाद राज्य का शासन बर्मी राजाओं के हाथों में चला गया, किंतु अंग्रेजों ने 1826 में यंडाबू की संधि के तहत इन्हें छीन लिया। आखिर में इस राज्य को भारत संघ में शामिल कर लिया गया। वर्तमान में असम राज्य का क्षेत्रफल 78,438 वर्ग किलोमीटर है। इसमें मुख्य रूप से 2 विस्तृत नदी घाटियाँ, उत्तर में ब्रह्मपुत्र और इसकी सहायक नदियों से बनी घाटी, दक्षिण में बराक नदी और इसकी सहायक नदियों से बनी घाटी है। इन दोनों घाटियों के बीच पहाड़ियों की लंबी श्रृंखला करबी, उत्तरी कछार और बेरिल फैली हुई है, जो राज्य की अधिकांश हरियाली व वन्य जीवन के लिए उत्तरदायी हैं। अपनी इस अनूठी स्थलाकृति विशेषता के कारण इस राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों का प्रदेश कहा जाता है। ठीक है भाई, देख लो, इसमें राज्य दिवस 2 दिसंबर और भौगोलिक क्षेत्रफल 78,438, राजधानी इसकी दिसपुर, आधिकारिक भाषा असमी, बोडो और बांग्ला, और राज्य पशु इसका गौर यानी गेंडा, और राज्य पक्षी सफ़ेद पंखों वाली काष्ठ बतख, राज्य पशु फॉक्सटेल, ऑर्किड, और राज्य वृक्ष होलोंग है। ये घाटियाँ पहाड़ियाँ कई शताब्दियों से विभिन्न पृष्ठभूमि और मानव जातियों के लोगों का घर बनी हुई हैं। उनमें से कुछ पहाड़ी जनजातियाँ और मैदानी जनजातियों के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है। इनमें से प्रमुख जनजातियाँ बोडो, मिसिंग, राभा, देवरी, तीवा, कच्छारी, करबी, हजोंग और मेज हैं। इनके अलावा उन आदिवासियों की काफ़ी बड़ी संख्या है जो छोटा नागपुर क्षेत्र से आकर असम के राज्य के चाय बागानों में बस गए। ठीक है भाई, तो ये असम की विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी ने अपने मित्रों को बताया कि उसने पिछले वर्ष 4 विभिन्न झीलों नामतः लोकटक, बारापानी, कोलेरू और पुलिकेट में नौका विहार किया। उसने निम्नलिखित में से किन राज्यों में भ्रमण किया? तो लोकटक तो कहाँ है भाई? मणिपुर में। तो ये बात तो बिल्कुल सही है। कोलेरू झील कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। तो आंसर जाना चाहिए मेरे हिसाब से बी, आंसर बी। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। बड़ा पानी उमियम झील जो है ये मेघालय में। कोलेरू झील जो है ये आंध्र प्रदेश में। पुलिकट झील तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश के मुख्य भाग के तमिलनाडु। ठीक है भाई। इंडियन मेजर लेक्स, ये थोड़ी देख लेना भाई कौन कौन सी झील कहाँ कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाइए। दिवस है भाई, विश्व आर्द्र भूमि दिवस,
विश्व अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, विश्व जल दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस। तो मातृ पृथ्वी दिवस तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है भाई 22 अप्रैल को। ये बात तो सही है। विश्व जल दिवस, जल दिवस कब मनाया जाता है भाई? 22 मार्च को। देखो पहले जल फिर मातृ पृथ्वी दिवस मना दो अगले महीने। फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है ये मनाया जाता है 29 जुलाई को, आने वाला है। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है भाई। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी, 2 फरवरी 2025, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई आ रहा है ये। आवर अर्थ आवर फ्यूचर, अर्थ डे 22 अप्रैल। और वर्ल्ड वाटर डे, वाटर फॉर पीस 2024, 24 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत विश्व के सबसे लंबे नौगम्य अंतर्देशीय जल नेटवर्क वाले देशों में शामिल है। ये स्टेटमेंट तो भाई सही है। वर्तमान में अंतर्देशीय जलमार्ग कुल माल वहन के लगभग 25% परिवहन में सहायता करते हैं। पता नहीं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अधीन लगभग 111 अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। क्या पता। तो भाई इसमें स्टेटमेंट कौन सा सही है? डी, यानी 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट इसमें गलत है। ठीक है भाई, पढ़ते हैं इसके बारे में। भारत का आंतरिक जलमार्ग नेटवर्क विश्व के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक है। प्रमुख नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियां, नहरें भारत में जल परिवहन के लिए उपयोग की जाती हैं। सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में अंतर्देशीय जल मार्ग कुल माल परिवहन का केवल 2% या 3% योगदान रखता है। 25% तो बहुत ज़्यादा हो गया। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत भारत सरकार ने 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। बात सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप बीकानेर से कोणार्क की ओर सबसे कम दूरी वाले सड़क मार्ग से यात्रा करते हैं तो आपके रास्ते में किस प्रकार की वनस्पति मिलेगी? तो उधर तो भाई मरुस्थली तो सबसे पहले, फिर उष्णकटिबंधीय कंटीली, ये बात भी सही है। फिर मैंग्रोव आर्द्र पर्णपाती, शायद बी आएगा इसका आंसर यार। हाँ बी आएगा, मतलब आर्द्र पर्णपाती फिर लास्ट में मैंग्रोव। ओके, देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रवाल भित्ति कोरल रीफ के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य या संघराज्य क्षेत्र में है भाई? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। तो भाई इन दोनों में हो सकता है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। कौन से में आएगा भाई? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कोरल रीफ सबसे ज़्यादा है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारत में प्रवाल भित्तियों का सबसे बड़ा क्षेत्र है। अनुमानित लगभग 12,000 वर्ग किलोमीटर है। इन भित्तियों में पूर्वी तट पर स्थित फ्रीजिंग रीफ और द्वीप समूह के पश्चिमी भाग पर स्थित अवरोधक रीफ दोनों शामिल हैं। भारत में महत्वपूर्ण प्रवाल भित्ति क्षेत्रों वाले अन्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं भाई। लक्षद्वीप, यह द्वीप अपनी एटॉल रीफ के लिए जाना जाता है, जिनका कुल रीफ क्षेत्रफल लगभग 2,384 वर्ग किलोमीटर है। मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु के तट पर स्थित यह द्वीप लगभग 107 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई चट्टानों से घिरा हुआ है। कच्छ की खाड़ी में गुजरात में प्लेटफॉर्म रीफ्स की विशेषता है, जिसका अनुमानित रीफ 352.5 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है भाई। मारियुपोल शहर, जिसका उल्लेख प्राय समाचारों में रूस यूक्रेन संघर्ष के संदर्भ में किया जाता है, किसके तट पर स्थित है? तो अरल सागर या बाल्टिक सागर या कैस्पियन सागर। भाई ये बेसिकली सब पढ़ते हैं, अजोव सागर का नहीं पढ़ते हैं। तो मारियुपोल शहर शायद अजोव सागर के निकट ही स्थित है। देखो ये अजोव सागर तट के पास स्थित है। भाई तो भाई यहाँ पे है ये मारियुपोल। ठीक है, इस अजोव सी के पास में। ये ब्लैक सी है, इसका भी ध्यान रखना। एड्रियाटिक सी और नॉर्थ सी, बाल्टिक सी, इनके बारे में थोड़ा सा याद रखना, हमेशा पूछा जाता है। मेडिटेरियन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की निम्नलिखित में से किस उच्च भूमि को उस उच्च भूमि पर आपको 16 नामक शीतोष्ण वन मिल सकते हैं?
उच्च भूमि पर 16 नामक शीतोष्ण वन। नीलगिरी या फिर विंध्य या सतपुड़ा या हिमालय। तो यार ये तो हिमालय ही होना चाहिए, शीतोष्ण है तो। नहीं भाई, नीलगिरी आएगा इसका आंसर। 16 शीत, ठीक है भाई। पढ़ते हैं इसके बारे में। नीलगिरी जो है यहाँ पर मिलते हैं 16 वन। भारत के दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अद्वितीय शीतोष्ण सदाबहार वन है। ये मुख्य रूप से नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी हिल्स और पश्चिमी घाट के ऊंचे भागों में पाए जाते हैं। ये वनों और घास के मैदानों का मिश्रण होते हैं जो पश्चिमी घाट के 1500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं। इसलिए नीलगिरी क्या है, सही आंसर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून 2024 को करी गई, बात बिल्कुल सही है। इसका नेतृत्व पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से किया गया है, ये बात भी सही है भाई। इसका लक्ष्य सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पेड़ और मार्च 2024 तक 140 करोड़ पेड़ लगाना है, ये बात भी बिल्कुल सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत मंत्रालय ने 80 करोड़ पौधों को लगाने का लक्ष्य पूरा किया। अंतिम तिथि 5 दिन पहले ही 80 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा हुआ। सितंबर 2024 तक 80 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य था और विश्व पर्यावरण दिवस 2024 को प्रधानमंत्री ने एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वामित्व योजना कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ग्रामीण कृषि वाले क्षेत्रों में भूमि का सर्वेक्षण करना है। इस योजना को लोक नीति संवाद 2024 में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसमें स्टेटमेंट 1 और 2 सही है, थर्ड स्टेटमेंट गलत है भाई। एक सेकेंड, इसमें ओनली थर्ड स्टेटमेंट सही है, इसमें सही नहीं है पूछ रहा है ना। तो स्वामित्व योजना भाई देखते हैं क्या है, मुझे तो नहीं पता। देखो, स्वामित्व योजना वास्तव में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, न कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा। ओके, इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय संपत्ति का सर्वेक्षण करना है, न कि कृषि योग्य भूमि का। ओके, स्वामित्व योजना को लोक नीति संवाद 2024 में नवाचार सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाई याद रखना, स्वामित्व योजना पंचायती राज मंत्रालय से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आवासीय संपत्ति का सर्वेक्षण करना है इसका काम, और सैंडबॉक्स प्रस्तुति के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार भी इसको दिया गया। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून कन्वेंशन अनक्लोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अनक्लोज विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों पर संप्रभु अधिकारों के संबंध में राज्यों के बीच विवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सीधी कार्यवाही के लिए प्राधिकृत करता है। अनक्लोज संलग्न क्षेत्रों को परिभाषित करता है और उनके कार्यों को विनिर्दिष्ट करता है। भारत और अमेरिका दोनों ने अनक्लोज का अनुसमर्थन किया है। अनक्लोज जो है ये भूबद्ध राज्यों को कतिपय अधिकार प्रदान करता है। तो इसमें स्टेटमेंट 2 और 4 सही है, बाकी स्टेटमेंट गलत है भाई। संलग्न क्षेत्रों को परिभाषित करता है और कार्यों को विनिर्दिष्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है। और भूबद्ध राज्यों को कतिपय अधिकार प्रदान करता है, ये बात भी सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। अनक्लोज विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों पर संप्रभु अधिकारों के संबंध में राज्यों के बीच विवाद के मामले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सीधी कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत करता है, बात बिल्कुल गलत है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो समुद्री सीमाओं को परिभाषित करती है, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को विवाद सुलझाने के लिए सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं देती है। अनक्लोज संलग्न क्षेत्रों को परिभाषित करता है और उनके कार्यों को भी निर्दिष्ट करता है, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अनक्लोज संलग्न क्षेत्र को परिभाषित करता है जो समुद्री क्षेत्र का यह भाग होता है जो तटीय राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करता है। भारत और अमेरिका दोनों अनक्लोज का अनुसमर्थन किया है, ये बात बिल्कुल गलत है। भारत ने अनक्लोज को अनुसमर्थन किया है,
लेकिन अमेरिका ने इसे अब तक अनुमोदित नहीं किया है भाई। अनक्लोज भू आबद्ध भूबद्ध जो राज्य होते हैं, लैंडलॉक जो राज्य होते हैं, उनको कतिपय अधिकार प्रदान करता है। अनक्लोज भूबद्ध राज्यों को समुद्र तक पहुंचने के अधिकार प्रदान करता है, जिससे वे समुद्री संसाधनों का उपयोग कर सकें। अब आ गए ये एक दो अपने कॉम्प्रिहेंशन। तो भाई ये कॉम्प्रिहेंशन आराम से बैठ के कर लेना, अभी इतना टाइम नहीं है। फटाफट जीएस को ख़त्म करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन आप अपने आप कर लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और भाई ये अपने ज्योग्राफी के 3 ही मिनी टेस्ट थे जो कंप्लीट हो चुके हैं। अब 2 मेजर टेस्ट हैं, टाइम मिला तो देख लेंगे, उसको कर देंगे, वरना फिर इट्स ओके। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।